Hi guys, good afternoon everyone. My name is Ankit Khar. Today we are going to discuss budget of India 2025. So without any delaying, let's start. So this is budget which we are going to discuss which is of value 50 लाख 65 हजार करोड़ का जो बजट है इंडिया के लिए ये अपन डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले जो है यूनियन बजट ऑफ इंडिया, इसको जो बोलते हैं बजट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई नाम नहीं है, इसको एनुअल फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट बोलते हैं जो कि आर्टिकल 112 के तहत होता है। प्रिपेयर किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट में फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा ऑन February 1 फॉर एवरी ईयर। उसके बाद बजट जो है वो ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करता है इकोनॉमिक प्लानिंग का, और इसके अंदर एस्टिमेशंस दिए हुए होते हैं कि रिवेन्यू कहाँ से आएगा और एक्सपेंडिचर कहाँ पे होगा। गवर्नमेंट का टैक्स प्रपोजल्स के ऊपर ब्यौरा दिया जाता है और गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज के ऊपर एक्ट किया जाता है, और डेफिसिट एंड बोरिंग प्लान्स के ऊपर डिस्कशन किया जाता है इसके ब्लूप्रिंट का। हु प्रिपेयर्स द बजट? बजट प्रिपेयर्स करता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, फाइनेंशियल सर्विसेज, नीति आयोग और अदर मिनिस्ट्रीज मिलकर। आरबीआई भी अपने कंसल्टिंग देती है मॉनेटरी पॉलिसीज के बेसिस पे। की कंपोनेंट्स बजट के होते हैं। रेवेन्यू बजट के बारे में बात करते हैं कि पैसा कहाँ से आएगा, कैपिटल बजट के बारे में बात करते हैं कि पैसा कहाँ जाएगा, फिस्कल डेफिसिट क्या है कि कितना पैसा कहाँ रहेगा, और एक्सपेंडिचर वेलफेयर और डेवलपमेंट पे भाई इंफ्रा हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर क्या आएगा। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आर्टिकल 112 को एनुअल फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट बोलते हैं इसको, जो डिटेल इंक्लूड करता है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू और फिस्कल मैनेजमेंट का। आर्टिकल 113 जो है डिमांड फॉर ग्रांट्स करता है इसके अंदर एक्सपेंडिचर एस्टिमेट जो है वो पार्लियामेंट के थ्रू अप्रूव होने चाहिए। अप्रोप्रिएशन ऑफ द बिल जो है वो आर्टिकल 114 देता है, जो ग्रांट और एक्सपेंडिचर का लीगली अप्रूवल करता है वाया द अप्रोप्रिएशन बिल। आर्टिकल 110 फाइनेंस बिल, यानी जिसको मनी बिल भी बोलता जाता है। टैक्स प्रपोजल एंड रेवेन्यू रेजिंग मेजर्स आर प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल बिल। इट इज अ मनी बिल, मीनिंग द लोकसभा हैज एक्सक्लूसिव अथॉरिटी ओवर इट। मनी बिल की जो है एक्सक्लूसिव अथॉरिटी होती है। और आर्टिकल 280 जो है वो फाइनेंस कमीशन होता है। अगर किसी एग्जाम में ये है तो आर्टिकल्स के बेसिस पे क्या चीज क्या इंपॉर्टेंट होती है बजट के अंदर, वो मैंने सारी चीजें इंक्लूड कर दी है। और फाइनेंस कमीशन जो है वो एडवाइस करता है कि रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और स्टेट्स के बीच में क्या होगा। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट के अंदर क्या है, प्री इंडिपेंडेंस एरा में 1860 से 1947 के बीच में जो 1860 को जो पहला बजट किया था इंडिया का, वो जेम्स विल्सन ने प्रेजेंट किया था, जो कि ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट एंड फाइनेंस मेंबर ऑफ वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल है। पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद जो है सोशलिस्ट प्लानिंग एरा 1947 और 1991 के बीच में, जो नवंबर 26 1947 को किया था, वो बाय आर के शनमुखम शेट्टी जी ने किया था। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन 1991 से 2000 के बीच में, मार्केट रिफॉर्म्स एरा के बीच में के बाद जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन अंडर पीएम पीवी नरसिम्हा राव के टाइम पे प्रेजेंट किया था। तो इस बार के बजट के बारे में अपन एक्साइटमेंट बात करेंगे, सारी बातें करेंगे फ्रॉम स्टार्टिंग टू लास्ट। सब सारी चीजों का इसमें ब्यौरा होएगा, तो आप शांति से रखें, एक ही वीडियो के अंदर सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जो है 8वीं बार कंसेक्यूटिव बजट प्रेजेंट कर रही है। मोरारजी देसाई अब से पहले 10 बजट प्रोवाइड एक साथ इकट्ठे प्रेजेंट कर चुके हैं पार्लियामेंट के अंदर। बट अभी जो है, अगर ये इनका सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो ये इसका रिकॉर्ड जो है टूट जाएगा। तो बजट के मेन फोकस एरिया क्या है? बजट का फोकस हो रहा है कि मेक इन इंडिया। कि मेक इन इंडिया कैसे होगी? सपोर्टिंग एमएसएमई। एमएसएमई को सपोर्ट करेगा तो मेक इन इंडिया अपने आप ही हो जाएगी। और उससे अगर वो हो गया तो एम्प्लॉयमेंट तो जनरेशन होगा, एम्प्लॉयमेंट से डेवलपमेंट होगा। फिर इन्वेस्टिंग इन पीपल, इकोनॉमी एंड इनोवेशन। अगर डेवलपमेंट होती है तो फिर इनोवेशन के ऊपर काम होएगा। सिक्योरिंग एनर्जी सप्लाईज, और एनर्जी सप्लाईज की भी सिक्योरिटी होगी। सपोर्टिंग एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट तो करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट तो हमेशा एक पिलर होता है अपने ग्रोथ का। फिर नर्चरिंग इनोवेशन, और फिर फाइनली इनोवेशन के ऊपर एक्ट होएगा। तो ये है ये। अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट के एक्सपेंडिचर के बारे में बात करते हैं 2025-26 का है जो, वो है 50 लाख 65 हजार करोड़, जिसमें से इंटरेस्ट के सबसे ज्यादा पैसे जाएंगे 12 लाख 76 हजार करोड़। उसके बाद ट्रांसपोर्ट में जाएगा, डिफेंस में जाएगा, मेजर सब्सिडीज में जाएगा, फिर पेंशन्स में जाएगा, फिर रूरल डेवलपमेंट में, होम अफेयर्स में, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में। ऐसे करते करते ये है। अगर एजुकेशन के को एलोकेटेड 1 लाख 28 हजार, हेल्थ को है 98 हजार 311, और बाकी अर्बन डेवलपमेंट में ये है। बाकी तो सब यहाँ तक ट्रांसपोर्ट, डिफेंस और मेजर सब्सिडीज पेंशन तक आपको पता होना चाहिए कि ये इतना है। पैसा आता कहाँ से? कम्स फ्रॉम, कहाँ से आता है? सबसे ज्यादा इंडिया के पास पैसा आता है बोरो करके, उधार मांग के। 24% पैसा जो है बजट का वो आएगा उधार मांग के। उसके बाद इनकम टैक्स से आता है 22%। अभी मेरे को लगता है ये फिगर रिड्यूस हो जाएगा बिकॉज वो टैक्स स्लैब्स चेंज हुई है, बट स्टिल जो है ये 12-22% जो है सेकंड नंबर पे इनकम टैक्स से आता है। फिर उसके बाद आता है जीएसटी एंड अदर से, जो कि
18% आता है, और कॉरपोरेशन टैक्स से आता है 17%। फिर ये छोटे चुटपुट चुटपुट है, ये मेजर चार से ही 81% आ जाता है। और रुपी सबसे ज्यादा ज्यादा जाता का इंटरेस्ट पेमेंट में, जो सबसे उधार लिया है, फिर सबसे ज्यादा उस पे जाएगा। बट सबसे पहले जाता है स्टेट्स को जो पैसा दिया जाता है, 22% तो उसमें जाता है। फिर इंटरेस्ट पेमेंट में जाता है 20% जाता है। फिर 16% जो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स के अंदर जाता है। फिर सब में इक्वल इक्वल चला जाता है, डिफेंस में, फाइनेंस कमीशन में, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में और अदर एक्सपेंडिचर में ये 8% जाता है, और मेजर सब्सिडीज में 6% आता है। इसमें अगर फिगर्स में अगर आप चेक करोगे तो रुपी कम्स फ्रॉम में जो है बोरोइंग करनी पड़ती है 24 पैसे की। अगर 1 रुपए को कंसिडर करके चले जाएं तो परसेंटेज के बेसिस पे 24% जो है बोरोइंग करनी पड़ेगी। उसके बाद इनकम टैक्स से 22 पैसा होएगा। ये सारे अपन ने डिस्कशन कर लिया सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम के अंदर। इसके अंदर जो है पैसा जाता कहाँ पे है, सबसे ज्यादा किस में जाएगा, इंटरेस्ट पेमेंट में, स्टेट के शेयर में, और फिर इंटरेस्ट पेमेंट में। ये आपको सारा आइडिया क्लियर हो गया होगा। बजट एज ए ग्लांस इसमें जो है 2023-24 के एक्चुअल्स हैं, 2024-25 का रिवाइज्ड एस्टिमेट है, क्योंकि अभी 2 महीने और बचे कि उसके उसमें ऊपर जो कुछ ना हो जाए। और 2024-25 का बजट एस्टिमेट जो बजट प्रेजेंट किया था उस टाइम पे क्या फिगर्स है, तो इनका कोई मतलब नहीं है। जब फाइनल एक्चुअल जाएंगे तो डिस्कशन करेंगे। बट अभी अपन 2025-26 के एस्टिमेट्स के बारे में बात करेंगे। रिसीट्स का मतलब क्या होता है कि पैसा आना, और एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, पैसा जाना। तो रिसीट्स में क्या होता है कि हम जो है पैसा जो गवर्नमेंट कमाती है रिसीट्स के अंदर, उसमें जो है वो लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करती, और पैसा रिसीव करती है। एक्सपेंडिचर के अंदर क्या होता है कि वो एसेट्स क्रिएट्स नहीं करती। तो इसमें पर्टिकुलरली क्या है, अगर रिसीट्स का मतलब क्या है कि लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करेंगे। एक इसमें रेवेन्यू रिसीट्स होते हैं, एक इसमें कैपिटल रिसीट्स होते हैं। तो रेवेन्यू रिसीट्स जो आएगा अपना वो 34 लाख करोड़ आएगा, और कैपिटल रिसीट्स जो आएगा वो 16 लाख करोड़ के आसपास आएगा। बट इसके अंदर क्या है कि ये रिवेन्यू रिसीट्स जो है जो इसके अंदर लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होती। और इसमें क्या रहता है कि इनकम टैक्स हो गया, पीएसयू का डिविडेंड आ गया, वो सब के सब रिवेन्यू के रिसीट्स के अंदर आता है। कैपिटल रिसीट्स के अंदर क्या आता है कि इनकम तो होती है लेकिन लाइबिलिटी क्रिएट होती है। जो रिवेन्यू रिसीट्स होता है उसके अंदर जो है इनकम आती है और लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होती। कैपिटल रिसीट्स के अंदर क्या होता है, इनकम आती है लेकिन लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है। कि भाई इंटरेस्ट, मतलब कोई बिल्डिंग बना दी, उसका इंटरेस्ट देना है, लोन रिकवरी के लिए जो पैसा दिया है, टू स्टेट को जो देना है, उसमें मतलब पैसा कुछ तो कमाएगा लेकिन कुछ फिर आगे देना भी पड़ेगा, मतलब लाइबिलिटी भी क्रिएट हो जाती है। किसी को हैंडलिंग करना है, कोई डे टू डे रन की एक्टिविटी है, उसमें पैसा लगता रहेगा लेकिन पैसा कुछ कम कमाता भी रहेगा। तो ये होते हैं रेवेन्यू रिसिट और कैपिटल रिसिट। एक्सपेंडिचर के अंदर क्या होता है, एक्सपेंडिचर जो है एसेट क्रिएट नहीं करता है, इसमें सिर्फ खर्चा ही खर्चा होता है। जैसे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो सारा का सारा खर्चा होगा, 40 लाख करोड़ का तो सरकार का खर्चा हो जाएगा, पेंशन का, डेली रन करने का, सैलरी का, डे टू डे ऑपरेशन का, इन सारी चीजों का। कैपिटल खर्चा जो होता है 11.21 करोड़, इसमें जो है लाइबिलिटी रिड्यूस नहीं होती, और लगभग इसमें लाइबिलिटी रिड्यूस होती है, और 11,21,000 करोड़ का जो है इसके ऊपर वो लगता है, मतलब इसका एस्टिमेशन किया गया है अभी इस बजट के अंदर। सो की नंबर्स जो हैं रिवेन्यू रिसीट्स के, जो आप चेक करोगे, आप सिर्फ इसको फोकस करो, वो 34 लाख करोड़ जो अपन ने डिस्कशन कर लिए हैं बेसिकली। ये होते क्या है, रिवेन्यू रिसीट्स है, कैपिटल रिसीट्स है, टोटल रिसीट्स है, टोटल एक्सपेंडिचर है, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रिवेन्यू डेफिसिट जो मेन फिगर जो आपको याद रखना होता है, वो रिवेन्यू डेफिसिट कितना है, वो 5,23,840 करोड़ का होगा। रिवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, रिवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट। बेसिकली जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर किया गया है 39 लाख करोड़ में से 34 लाख करोड़ माइनस कर दिया, तो ये आपका रिवेन्यू डेफिसिट आ गया। उसके बाद जो इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट है, इसमें जो है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट को रिवेन्यू डेफिसिट में से ग्रांट माइनस कर दिया है, तो वो बच जाएगा 96,654 करोड़। जो है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट आएगा, जो कि बहुत ही कम बच जाता है। यानी सरकार अभी तो काम कर रही है, जो पहले के इंटरेस्ट भुगतान करने पड़ते हैं और बाकी सारी चीजें करती है, तो उस बेसिस पे जो है गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा बढ़ता रहता है, लेकिन अभी की कमाई तो इनकी ठीक है। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है कि जो गवर्नमेंट को नीड होती है और जो उसका एक्सपेंडिचर होता है, उसका जो वैल्यू है वो है 15,68,000 करोड़। और प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट निकाल दो तो 2,92,558 करोड़। अगर फिजिकल डेफिसिट है 15 लाख, और इसको जो इंटरेस्ट पेमेंट करनी है वो माइनस कर दे, तो 2,92,000 करोड़ का प्राइमरी डेफिसिट आ जाता है। जो ट्रेंड्स एंड डेफिसिट परसेंटेज ऑफ जीडीपी है, फिजिकल डेफिसिट जो है वो सिर्फ 4.4% है, विच इज गुड।
रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो 1.5% का एस्टिमेशन किया गया है। प्राइमरी डेफिसिट जो है वो 0.8 का ही है, और रेवेन्यू डेफिसिट जो है 0.3% का है। होपफुली आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब रिसीट्स क्या होता है, एक्सपेंडिचर क्या होता है। रिसीट्स के अंदर रेवेन्यू और कैपिटल होता है, एक्सपेंडिचर के अंदर रेवेन्यू और कैपिटल होता है। किसके अंदर ग्रांट दी जाती है, किसके अंदर जो है इंटरेस्ट पेमेंट दिया जाती है। क्या प्राइमरी, क्या फिस्कल डेफिसिट होता है, क्या प्राइमरी डेफिसिट होता है, और क्या रिवेन्यू डेफिसिट होता है, क्या इफेक्टिव डेफिसिट होता है। तो यूनियन बजट के अंदर जो टैक्स एंड रिसीव है, परसेंटेज ऑफ जीडीपी जो है, ग्रोस टैक्स जो है वो लगभग 12% ऑफ जीडीपी के रिसीव हो रहे हैं, जो कि बढ़ते जा रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। डायरेक्ट टैक्स जो है वो बढ़ रहे हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो लगभग थोड़ा थोड़ा गिर रहा है। तो ये है। तो ये आपको डायरेक्ट टैक्स जो है 7.1% ऑफ जीडीपी कलेक्ट होता है, ग्रोस में जो है 12%, और बाकी 4.9%। तो जो सोर्सेज ऑफ डेफिसिट फंडिंग, मार्केट बोरोइंग को हटा के बाकी पैसा कहाँ से लेते हैं। गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज रखती है उसके अगेंस्ट में, वो है 3.4 लाख करोड़ की बोरोइंग करेगी। बाकी अदर मैटर्स 0.7 लाख करोड़ की बोरोइंग करेगी। शॉर्ट टर्म बोरोइंग जो है ट्रेजरी बिल वगैरह ये कुछ नहीं करेगी, और मार्केट बोरोइंग को अलग है, आपको पता ही है। रिसोर्सेज ट्रांसफर जो स्टेट्स और यूटीज के अंदर वो कितने होते हैं कि 2024-25 में 22.76 लाख करोड़ का प्रोविजन था। अब यहाँ पे 25.6 लाख करोड़ का प्रोविजन दिया गया है कि हम स्टेट्स को इतना पैसा दें। ट्रेंड्स इन कैपेक्स, कैपेक्स के अंदर क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर ग्रांट जो दी गई है वो 4.3 लाख करोड़ का एस्टिमेशन दिया गया है, हम इतने ग्रांट देंगे। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर जो बन जाता है 15.5, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है 11.2 है। बजट एस्टिमेट के बेसिस पे टोटल रिसीट्स अदर देन बोरोइंग, बोरोइंग के अलावा जो टोटल होएगी वो 35 लाख करोड़ लगभग सरकार जो है अपने कमाई कर पाएगी। उसके अलावा उसको चाहिए 50 लाख करोड़, जो जो बाकी बच गया वो सारा का सारा वो सरकार बोरो करती है, किसी किसी न किसी माध्यम से अपने ट्रेजरी बिल्स इशू करती है। आज इस बार नहीं कर रही हो, उसके बाद वो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट से जो है वो कलेक्ट करती है। नेट टैक्स जो है 28 लाख करोड़ आएगा। फिस्कल डेफिसिट जो है 4.4% ऑफ जीडीपी रहेगा। ग्रोस मार्केट बोरिंग 14 लाख करोड़ की रहेगी। कैपेक्स का जो है 11.21 लाख करोड़ रहेगा। ये फिगर आपको याद होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। रेलवे बजट की का ग्लैंस दोगे तो रेलवे को 3,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। ऑपरेटिंग रेशियो 98.43% है, कि 98 100 में से इतने परसेंट यूजेस चलता है। उसके बाद जो वर्किंग रिजल्ट्स के अंदर 3 लाख करोड़ का बजट था, और 2,96 करोड़ इसने ले लिए थे, तो लगभग इतना इनका प्रॉफिट हो गया। रेलवे की अर्निंग जो है, मतलब ये इनका एस्टिमेशन है। और रेलवे की अर्निंग जो होती है वो 25-26 में वो कह रहे हैं कि जो फ्रेट है, जो माल गाड़ी होती है, उसमें 1,88,000 करोड़ रुपए कमाएगी वहां से, और बाकी पैसेंजर से कमाएगी 92,800 करोड़ कमा। टैक्स स्लैब्स जो है, जो कि इंपॉर्टेंट लाइमलाइट रही है इस बजट की, वो काफी सही है। जो सैलरीड इंडिविजुअल है उसके लिए 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, और प्लस 75,000 का भी स्टैंडर्ड डिडक्शन दे रही है, जो पहले 50,000 होता था। तो यानी 12,75,000 तक कोई टैक्स नहीं होएगा। अगर उससे ऊपर कोई इनकम दिखाता है तो उसकी स्लैब्स ये हो जाएंगी कि भाई 0 से 4 लाख के लिए नील है, और 4 से 8 लाख के लिए 5%, और 8 से 12 लाख के लिए 10%, और 12 से 16 लाख के लिए 15% है, जो कि ठीक है। यहाँ पे 20,000, यहाँ पे 40,000, यहाँ पे 60,000, तो ऐसा कुछ है। तो विच इज गुड। मैं ये बोलूंगा ये तो रिमार्केबल कर दिया है इतना, काफी अच्छा गैप दिया है। और ये तो भाई मेरे ख्याल में फर्स्ट टाइम ही हुआ इंडिया की हिस्ट्री में इतना रिमार्केबल रिलैक्सेशन मिडिल क्लास के लिए भी है। तो इट इज अ गुड बजट फॉर मिडिल क्लास एज वेल। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में क्या है कि हमें ये करने हैं, एक्सपेंशन ऑफ स्कोप ऑफ द हार्बर रूल्स और ये वगैरह ये है। उसके बाद इसके अंदर क्या है, टीडीएस और टीसीएस का भी ईजिंग डिफिकल्टीज। पहले टैक्स रिडक्शन सीनियर सिटीजन्स की जो है 50,000 से डबल करके 1 लाख कर दी है लिमिट, और टैक्स रिडक्शन की। और एनुअल लिमिट जो है 2.4 लाख फॉर टीडीएस ऑन रेंट, जो बढ़ा के वो 6 लाख कर दी है। ये भी एक बढ़िया चीज है, इसमें भी आप टैक्स सेविंग में आप ज्यादा दिखा सकते हो। एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट टू फाइल अपडेटेड रिटर्न्स जो है वो बढ़ा दी है, 2 से 4 ईयर कर दिया। रिड्यूसिंग कंप्लायंस बर्डन भी कर दिया कि पांच इनके चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए 5 साल से 10 साल कर दिया। और टैक्स पेयर को जो है 2 साल प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाइड कर सकते हैं, पहले एक करता था। की फीचर्स इस बजट के क्या है कि भाई जर्नी को अगर देखोगे तो इंजन ऑफ डेवलपमेंट क्या है, एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस है, एमएसएमई के ऊपर फोकस है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस है, एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस है। फ्यूल रिफॉर्म्स, इंक्लूसिविटी, विकसित भारत, ये तो है डेस्टिनेशन, ये अपना ये जर्नी बता रहे हैं बेसिकली। और इसमें एस्पिरेशंस क्या है, विकसित भारत की ग्रोथ को एक्सेलरेट करना, इंक्लूसिव सबको मिला के चलना, इनहांस स्पेंडिंग पावर ऑफ द मिडिल क्लास। जो कि अभी अगर लोगों के हाथ में पैसा अच्छा आएगा, लोगों के हाथ में पैसा अच्छा आएगा, तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी, ये भी आप ध्यान के में रखना। और इनविगोरेट प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट की भाई, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाए उसके ऊपर। और अपलिफ्ट हाउस होल्ड सेंटिमेंट्स, जो कि लोग इकोनॉमी में ज्यादा डालेंगे, तो इकोनॉमी में ज्यादा डालेंगे तो जीडीपी जल्दी बढ़ेगी। तो ये सारी चीजें थी। अब ये बेसिकली एक एक इसका फ्रेज भी है, लाइक सिनोनियम
लाइक एब्रीवेशन भी है, ज्ञान, गरीब, यूथ, अन्नदाता और नारी, इन चार बंदों के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें फार्मर्स भी आ जाते हैं, मिडिल क्लास भी आ जाते हैं। तो ये बजट उनको ध्यान में रखते हुए बनाया कि जो कि अच्छी चीज है। इसमें क्या है, स्परिंग एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड बिल्डिंग रूरल प्रोस्पेरिटी। प्राइम मिनिस्टर ने धन धान्य कृषि योजना, डेवलपिंग एग्री डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स के अंतर्गत एक स्कीम के बारे में डिस्कशन किया, जो जो सो डिस्ट्रिक्ट में होगी, जो 1.7 करोड़ फार्मर्स को हेल्प करेगी। उसके बाद क्रेडिट कार्ड की लिमिट बता दी गई है, जो कि 5 लाख हो जाएगी, 7.7 करोड़ फार्मर्स को बेनिफिट होएगा। कॉटन प्रोडक्टिविटी के लिए भी 5 ईयर का मिशन रखा है, तो इससे जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी फायदा होगा। मखाना बोर्ड बिहार में सेटअप करने की बोल दिया है। मार्केटिंग, प्रोसेसिंग सब कुछ होएगा, टेक्नोलॉजी वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा। इससे तो बिहार की भी सिचुएशन बढ़ेगी, क्योंकि इसको जीआई टैग मिला था अभी, और बिहार में इलेक्शंस भी आने वाले हैं। नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग ईड्स सीड्स के ऊपर भी जो है, इसके ऊपर मिशन का गठन किया है। आत्मनिर्भरता पल्स के अंदर भी बोला है, तूर, उड़द और मसूर को की दालों के ऊपर आत्मनिर्भरता होनी चाहिए। अभी मेजरली 80% जो है इंडिया सेल्फ सफिशिएंट है, बाकी 20% इंपोर्ट करवाना पड़ता है। और इंडिया पोस्ट जो है वो एक कैटलिस्ट का काम करता है रूरल इकोनॉमी को ग्रोथ के लिए। जो सेकंड है, सपोर्टिंग एमएसएमई एंड फर्दर मेक इन इंडिया। एमएसएमई की जो है डेफिनेशन चेंज हो गई है, ये याद कर लेना भाई। पहले इन्वेस्टमेंट अगर 1 करोड़ का करता था, तो अब वो 5 करोड़ की भी कोई इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसको उसका टर्नओवर अगर 10 करोड़ का है, तो पहले 5 करोड़ का टर्नओवर होता था, अब 10 करोड़ का है। और पहले 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होती थी, तो 2.5 करोड़ के। तो ये फिगर्स चेंज हो गए हैं। तो अगर जो माइक्रो एंटरप्राइजेज है, उसको कम कंप्लायंस फॉलो करने पड़ते हैं, स्मॉल स्मॉल को उससे थोड़े ज्यादा, और मीडियम को उससे थोड़े ज्यादा। तो इसलिए उसका फायदा होता रहता है। तो अभी अगर यूनिट बढ़ गई है, तो लोगों के लिए जो एमएसएमई के अंदर आते हैं उनको, वो जो स्मॉल में आते होंगे वो माइक्रो में, अगर माइक्रो में आ गए तो उनको थोड़े कंप्लायंस कम फॉलो करने पड़ेंगे, वो ग्रोथ के ऊपर ज्यादा फॉलो आगे बढ़ पाएंगे। तो ये सारे डेफिनेशन याद कर लेना। 2.5 करोड़, ढाई का 10 गुना 25 करोड़, और 25 का 5 गुना जो है 125 करोड़। ये जो है इनके रिवाइज्ड इन्वेस्टमेंट हो गए। 10 का 10 गुना 100 करोड़, और ये सेम फिगर यहाँ पे है, 10, 100 और 500 करोड़। इसको याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। और क्रेडिट गारंटी कवर्स भी एमएसए के लिए जो है, मिडिल स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया, स्टार्टअप्स के लिए 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ कर दिया गया, एक्सपोर्टर एमएसएमई के लिए 20 करोड़ तक कर दिया गया। और ये 5 लाख फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर एससी एसटी के लिए भी इनको जो है चीजें बढ़ा दी गई हैं। और क्रेडिट कार्ड के अंदर भी 5 लाख की लिमिट थी माइक्रो इंटरप्राइजेस के उद्यान पोर्टल पे, जो फर्स्ट 10 लाख सच कार्ड के लिए इशू किए जाएंगे। बाकी जो फोकस जो है फुटवेयर इंडस्ट्री में, लेदर सेक्टर्स पे, इमेजेस ऑफ द टॉय सेक्टर्स और सपोर्ट ऑफ फूड प्रोसेसिंग, इसके लिए क्या है, इन्वेस्टिंग इन पीपल इकोनॉमी। इसमें भी ये कि आंगनवाड़ी, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 लाया जाएगा। एक्सपेंशन ऑफ कैपेसिटी इन आईआईटीज के अंदर सीट बढ़ाए जाएंगे। डे केयर, कैंसर सेंटर्स डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में बनेंगे। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम भी आएगी। 5 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग किए जाएंगे। अटल टिंकरिंग लैब जो है 50,000 लैब सेटअप की जाएंगी नेक्स्ट गवर्नमेंट स्कूल के अंदर। ये ध्यान रखना, पहले प्राइवेट स्कूल के अंदर सेट किया जाता था और लोगों ने बहुत पैसा खाया, और आज वो ताला लगा हुआ है। बट स्टिल क्या करे, गवर्नमेंट अपनी तरफ से करता है। और लोगों के अंदर गवर्नेंस अगर सही ढंग से होने लग जाए, और गवर्नमेंट वाले सही ढंग से काम करने लग जाए करप्शन से, और सही ढंग से काम करवाए, तो मेरे को लगता है कि इंडिया को विकसित भारत होने से कोई नहीं रोक सकता। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एजुकेशन विद आउटलुक 500 करोड़ है। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी जो है टू बी प्रोवाइडेड टू ऑल गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल्स। ब्रॉडबैंड मतलब अब इंटरनेट के अंदर भी आएगा गवर्नमेंट स्कूल्स के, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, रूरल एरियाज में। एक्सपेंड मेडिकल सीट्स भी बढ़ जाएंगी, 10,000 सीट इस साल का बोला है, लास्ट 5 साल में 75,000 सीट से। पीएम समृद्धि योजना जो है कि यूपीआई के थ्रू जो है इनको मिल जाता था, उसमें उसको भी इन्हांस करने की बात की गई है। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए भी ई श्रम पोर्टल, और हेल्थ केयर अंडर पीएम जन आरोग्य योजना का रजिस्ट्रेशन भी जो है ये होएगा। उसके बाद इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड इंडियाज इकोनॉमी जो है, सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में सपोर्ट दिया जाएगा। 1.5 लाख करोड़ का मतलब 1.5 लाख करोड़ तक का लोन दिया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट्स को, 50 ईयर तक बिना इंटरेस्ट फ्री लोन। जल जीवन मिशन की में जो है कि 2028 तक 100% कवरेज बोला है। पावर सेक्टर रिफॉर्म्स में 0.5% ऑफ जीएसटी जीएसडीपी के उसमें जो है डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म्स एंड ऑगमेंटेशन ऑफ इंट्रास्टेट ट्रांसमिशन में एडिशनली बोरिंग जो है वो 0.5% और कर सकते हैं। एसेट मोनेटाइजेशन जो है 10 लाख करोड़ की न्यू प्रोजेक्ट्स में 5 साल के अंदर चैलेंज लिया है गवर्नमेंट ने। अर्बन चैलेंज फंड में 1 लाख करोड़ को इंप्लीमेंट करना है। सिटीज एज ग्रोथ हब्स, क्रिएटिव रीडेवलपमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन के ऊपर काम किया। मैरीटाइम के अंदर 25,000 करोड़ का है। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर विकसित भारत में भी काम किया है। उड़ान में भी 120 नए डेस्टिनेशन करे जाएंगे। 4 करोड़ पैसेंजर को 10 साल के अंदर किया जाएगा। फ्यूचर नीड्स ऑफ द बिहार जो है, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे। फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर वेस्टर्न कोसी कैनाल ये है। और स्वामी फंड में 15,000 करोड़ है, जिससे कि नई ड्वेलिंग यूनिट्स बनाई जाएगी।
टूरिज्म साइट्स भी डेवलप की जाएंगी, 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप किया जाएगा। ई वीजा की फैसिलिटी दी जाएगी, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम दिए जाएंगे, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव दिए जाएंगे, स्टेट्स को भी मुद्रा लोन जो है होम स्टेज में था, एयरबीएनबी का जो कंसेप्ट है वो होम स्टेज के अंदर उनको भी होम लोन्स दिया जाएगा। ईज ऑफ ट्रैवल और कनेक्टिविटी टू टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी होगी। इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड इंडिया, पीएम रिसर्च फेलोशिप के ऊपर भी काम किया गया है। आईआईटीज और आईआईएससीज के ऊपर रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन में 20,000 करोड़ की का एलोकेशन किया गया है। जीन बैंक फॉर क्रॉप्स जर्म प्लाज्म के लिए भी काम किया गया है। ज्ञान भारत भारतम मिशन के लिए भी, नेशनल जियोस्पेशल मिशन के लिए भी, और प्रोमोटिंग एक्सपोर्ट्स इंपॉर्टेंट है। एक्सपोर्ट में एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के लिए जो है सेक्टोरल और मिनिस्ट्रियल टारगेट टू फैसिलिटेट इजी एक्सेस टू एक्सपोर्ट क्रेडिट दे देंगे। क्रॉस बॉर्डर फैक्टरिंग, फैक्टरिंग मतलब अगर कोई तुमसे माल उधारी में ले रहा है तो तुम थोड़ा सा रुपए कटवा के उससे पैसे ले लोगे बीच में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। इस तरह की एक्टिविटी की जाएगी। भारत ट्रेड नेट का डेवलप किया जाएगा। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा for international trade will be set up as a unified platform for trade documentation and financing solutions, support for integration with the global supply chain, national framework for GCC भी बनाया जाएगा as guidance to promote global capability centers in emerging tier 2 cities, और वेयर हाउसिंग फैसिलिटी दी जाएगी एयर कार्गो के लिए। ये सारी चीजें जो है इसमें है। रिफॉर्म्स एज द फ्यूल, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स और डेवलपमेंट में क्या है कि भाई ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क टू सर्व द क्रेडिट नीड्स ऑफ स्मॉल हेल्प ग्रुप्स मेंबर्स एंड रूरल एरियाज के अंदर फाइनेंसिंग हो जाएगी, तो अपने ही आप ही अपलिफ्टिंग हो जाएगी। नैबफिड आपको पता है, नेशनल बैंकिंग फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो है पार्शियल क्रेडिट एनहांसमेंट फैसिलिटी बढ़ा दी गई है, तो इससे जो है इंफ्रा के प्रोजेक्ट्स अपने बढ़ेंगे। और मैं अभी साउथ कोरिया गया था, तो भाई अभी इंडिया, मैं 8 से 10 देश घूम चुका हूँ, तो अभी इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर भी अभी बहुत पीछे है। तो इसलिए हर जगह स्कोप है। तो इंडिया इज ग्रोइंग इकोनॉमी, इंडिया को बस काम करना और एक्ट फास्टली करना, तो इंडिया डेवलप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रिवैम्प्ड सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री जो है वो रोल्ड आउट होगी 2025 में। रैशनलाइजेशन ऑफ रिक्वायरमेंट एंड प्रोसीजर फॉर स्पीडी अप्रूवल ऑफ कंपनी मर्जर्स ये होएगा। एफडीआई जो है इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर बढ़ा के 74% से 100% कर दी गई है। टैक्स रिफॉर्म्स के अंदर न्यू इनकम टैक्स बिल्स के अंदर अपने डिस्कशन कर लिया है, उसके बाद ये आएंगे। रेगुलेटरी रिफॉर्म्स के अंदर जो है वो ईज दिया जाएगा। हाई लेवल कमेटी बिठाई जाएगी एफएसडीसी, और जन विश्वास बिल जो है डिक्रिमिनलाइज करेगा मोर देन 100 प्रोविजन ऑफ वेरियस लॉज। रैशनलाइजेशन ऑफ कस्टम टैरिफ स्ट्रक्चर फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स, रिमूवल ऑफ 60 टैरिफ रेट्स। बेसिकली जो है अब जो चीजें सस्ती हो जाएगी, एलईडी एलसीडी टीवी लूम्स, और ये कोई अगर इनका बिजनेस भी करता है लिथियम आयन बैटरीज और मोबाइल फोन्स का, उनको जो है सब्सिडीज वगैरह दी जाएंगी और वो सस्ते पे हो जाएंगे। एग्जाम्पशन फॉर 10 years ऑन गुड्स फॉर शिप बिल्डिंग एंड शिप्स फॉर ब्रेकिंग एंड एक्सटेंशन ऑफ द टाइम लिमिट्स, और एक्सपोर्ट प्रमोशन में ये सारी चीजें हैं। जो एक्सेस होएगा इजी एक्सेस, 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स के जो है उनको टैक्स से बाहर कर दिया गया है। उसके बाद 6 मेडिसिन की जो 5% ड्यूटी लिस्ट में ले आया है, 37 मेडिसिन है, 13 न्यू पेशेंट असिस्टेंस प्रोग्राम जो है वो एग्जेप्टेड लिस्ट में डाल दिए गए। मेजर आइटम्स जो है, डिफेंस में 4,91,000 का, रूरल में आपका 2.66 है, होम अफेयर्स में 2.33 और एग्री में 1.73 है। ये थी इंपॉर्टेंट अपडेट्स। और मर्जर ऑफ रेलवे बजट एंड यूनियन बजट जो 2017-18 में क्या क्या चेंजेस होते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर द फर्स्ट टाइम जो है रेलवे बजट को यूनियन बजट में कर देगा 92 ईयर्स के बेस में। चेंजेस, बजट डेट भी चेंज कर दी थी, फरवरी की लास्ट वीक में प्रेजेंट किया जाता था, बट अभी जो है 1 Feb को ही प्रेजेंट किया जाता है। डिजिटल ट्रांजेक्शन्स पे ऊपर काम कर दिया गया है। इंसेंटिव वर गिवन टू प्रमोट डिजिटल पेमेंट, और रिडक्शन इनकम टैक्स हो गया था 2017-18 में। और इलेक्टोरल बॉन्ड्स के क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ बॉन्ड्स फॉर द ट्रांसपेरेंट पॉलिटिकल फंडिंग। होपफुली आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, हिस्टोरिक बैकग्राउंड क्या है, बजट क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन वाइज क्या होता है, उसका सेटअप क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, अभी के बजट में रिवेन्यू क्या है, कैपिटल क्या है, टोटल कितने का बजट है, कहाँ पे पैसा आता है, कहाँ से पैसा जाता है, उसके बाद क्या मेन इंजन है, क्या एस्पिरेशन है, क्या विकसित भारत में है, कहाँ क्या क्या नई अनाउंसमेंट हुई है। होपफुली आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर आपको मोर डिटेल में कुछ और मेरे से पीपीटी चाहिए, पीडीएफ चाहिए, या कोई कोई डिस्कशन है, कोई कुछ पूछ रहा है, तो आप मेरे को बता देना। थैंक यू, हैव ए गुड डे, बाय बाय।